हेलो। जय श्री राम। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही सीमित लोगों के लिए है, लगभग आपके लिए तो है नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल तय बात है कि हाई स्कूल में आपने ये वीडियो ज़रूर पढ़ा होगा। ये वीडियो केवल और केवल हिंदी मीडियम के कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। बहुत सीमित ऑडियंस है इसकी, और ये वीडियो उन बच्चों तक जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है तक पहुंचने में बहुत सा समय लगेगा, और इसका माध्यम केवल और केवल आप हैं। ये वीडियो आप देखें या न देखें, हालांकि यदि आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो देख ही ले होंगे, इसकी क्वालिटी और इसकी आवश्यकता तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो मैं समझता हूँ यदि आप इसे लाइक कर देते हैं तो YouTube ये समझेगा कि आपने इस वीडियो को पास कर दिया है। ये वीडियो जो है और उन तक फैलाएगा, हालांकि YouTube और उन लोगों तक पहुंचाएगा जो एजुकेशनल वीडियो को सर्च करते हैं। आपको तो स्क्रॉल किया और आपका ये वीडियो दिख गया और आपने देखना शुरू कर दिया, लेकिन आपके काम का तो है नहीं। आपके मन में आया देखें भाई ये हमारे परिचित का आदमी है, कैसा बोल रहा है, कैसा कर रहा है, इसकी प्रस्तुति कैसी है। इसके बाद आप एक आध मिनट के बाद बंद करके चले जाएंगे। लेकिन ये वीडियो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाने के लिए आपकी इसकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। यदि आप इसको बिना देखे हुए लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब ये समझेगा कि आपने इसको पास कर दिया है। मित्रों, हमारे देश में शिक्षा की बहुत समस्या है। आज भी हम शिक्षा के मामले में तो निश्चित ही हज़ारों साल पीछे हैं। 1000 साल की गुलामी के बाद हमारा डेवलपमेंट बहुत ही रुक गया। एजुकेशनल बहुत दिक्कतें हैं। हाई स्कूल हमने क्यों चुना बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाई स्कूल के सही सब्जेक्ट्स में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हाई स्कूल हमने चुना क्यों? हमें पता है कि प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चे हाई स्कूल में बैठते हैं, लेकिन उसी वर्ष हायर सेकेंडरी में केवल 6-6.5 लाख बच्चे ही पहुंच पाते हैं। बीच के 3-4 लाख बच्चे प्रतिवर्ष स्कूल छोड़ देते हैं। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरी नज़र में है कि हाई स्कूल 9वीं और 10वीं में उन्हें गणित और अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ना पड़ता है। गणित, विज्ञान वगैरह और ख़ासकर अंग्रेजी, ये ऐसे विषय हैं जिनका बेस पता होना हमें आवश्यक है। भाई अंग्रेजी के हमें यदि खूब सारे शब्द नहीं हमारे पास होंगे तो हम अगली चीज़ कैसे पढ़ पाएंगे? या यदि हम गणित की बात करें तो गणित का जो बेसिक हमें पता नहीं तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे? कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी बुद्धिजीवी हों, यदि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही विज्ञान है। तो हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते सभी विषयों को लगभग पूरी तौर से 2-3 बार 4 बार पढ़ा दिया जाता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी विषय को ले लीजिए। जैसे हम बात करें यदि भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास हाई स्कूल तक आते हैं। हाई स्कूल बड़ी छोटी क्लास होती है, लेकिन भारत का इतिहास यानी बिफोर BC 500 से लेकर 1947 आपके आज़ादी तक का जो इतिहास है, 10वीं तक बच्चा आते आते कई बार रिवीजन कर लेता है। हाई स्कूल तक का यदि सब्जेक्ट सबका अच्छे से बढ़िया तैयार हो जाए ना, तो आप किसी भी प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। हाई स्कूल का सिलेबस जो है बहुत साधारण नहीं है, बहुत व्यापक है। लगभग विज्ञान, भौतिक विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक चीज़ें, महत्वपूर्ण आविष्कार आपको हाई स्कूल तक 2 बार 3 बार पढ़ा दिया जाता है। यदि आप प्रकाश के बारे में 8वीं में पढ़ते हैं तो फिर उसको 10वीं में भी पढ़ते हैं। हर चीज़ लगभग 2 बार 3 बार पढ़ा दिया जाता है। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यवस्थित न होने के कारण, हमारे टीचर एक्सपर्ट न होने के कारण, बच्चों का बेस तैयार न होने के कारण हम उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो पहला तो आपसे निवेदन है कि हिंदुस्तान के जो शिक्षा के विस्तार में आपके सहयोग और मदद की ज़रूरत है। कोई भी एजुकेशन चैनल हो जो आपको लगे कि ठीक है, उसकी लाइन 2 लाइन आप मिनट 2 मिनट देख लीजिए और लगता है कि इसकी प्रस्तुति प्रभावी है और हमारे देश के बच्चों के लिए हित में है, तो भले आपका कोई बच्चा 10वीं में ना हो, हाई स्कूल में ना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना हो, इन पढ़ाई लिखाई से रुचि रखने वाला कोई आपका फैमिली मेम्बर ना हो, फिर भी आप जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं,
कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। और वैसे हमारे प्रयास से पहुंचने में हमें सालों लग जाएंगे। हमारा आज वीडियो ये बच्चे तक कम से कम 6 महीने बाद पहुंचेगा, ऐसा एक्सपर्टों का मानना है कि वीडियो डालते ही नहीं फैल जाता है, सब तक नहीं पहुंच जाता है, एक एक करके जाता है। और यदि आप हमारे इस वीडियो के पहले दर्शक हैं, आपने पहला दर्शक देखा है और आपने इसको मिनट 2 मिनट बंद कर दिया, लाइक या सब्सक्राइब या डिस्क्राइब कुछ नहीं किया, तो यूट्यूब इसको हटा देगा। ये मान लेगा कि ये किसी काम का, इसको तो एक व्यक्ति नहीं देख रहा है तो हम लाखों हज़ारों व्यक्ति को क्यों दिखाएं। तो इस तरीके से यदि आपने वीडियो को थोड़ा सा भी देख लिया है तो उसकी क्वालिटी को टेस्ट करिए, यदि ठीक ठाक है तो लाइक करिए, नहीं तो यूट्यूब इसको हटा देगा। कोई भी लाइक किसी को ये दिखाएगा नहीं। हालांकि यूट्यूब जो है तो वीडियो इस यूट्यूब जो है अपने यूट्यूब वीडियो के प्रति बहुत ही गंभीर होता है। उसका प्रयास होता है कोई वीडियो विशेष आदमी तक जिसके लिए ये बनाया गया है पहुँचे, बहुत प्रयास करता है। लेकिन वो एक AI बेस्ड है, एक वो मशीन है, वो अंदाज़ा लगाता है कि इसके वीडियो को पसंद कितने लोग कर रहे हैं। वीडियो खुद तो पसंद करता नहीं, आपकी पसंद ही यूट्यूब की पसंद है और यूट्यूब की पसंद सारे दुनिया वालों की पसंद है। तो हम आपको नमस्कार करते हैं, जय श्री सीताराम। और आइए देख लेते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है और इसको हल करते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसे हल होगा। तो हमारे पीछे स्क्रीन है जिसमें कुछ सवाल लिखे हुए हैं, तो इनको देखते हैं। ये कक्षा 10वीं का जो है तीसरे अध्याय का ये हम सवाल नंबर 4 कल देखे थे। आज हम 5वां और 6वां सवाल देखेंगे। तो हम देख लेते हैं वो सवाल कौन से हैं। ये 6वां सवाल है, अध्याय 3 का पहला, ये 5वां सवाल है, 6वां सवाल है। तो आइए हम इसको पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल में वो क्या कह रहा है। कहता है एक रैखिक समीकरण दिया गया है, ये एक रैखिक समीकरण है। वो समीकरण क्या है, ये है। तो एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ये इस समीकरण पर विचार करना है। ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है वो समीकरण जिसका यदि आप ग्राफ में खींचते हैं तो सीधी लाइन जाती है, रेखा बिल्कुल सीधी रेखा बना रहा, रैखिक समीकरण होगा ये। जब इसको आप ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का तो ये सीधी रेखा जाएगा। अब सवाल ये है कि हम समीकरण का ग्राफ क्यों बनाते हैं या समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इसको हम समझने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी समीकरण यदि 2 चर संख्याओं से मिलकर बना है, चर संख्या का मतलब ये कि किसी समीकरण में कोई 2 ऐसी संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं जो आपस में जिनके मान निश्चित तो नहीं हैं, उनके जो वैल्यू है वो लगातार बदलती है दोनों की, लेकिन आपस में एक इनमें रिलेशन है। यानी 2 में से किसी एक की वैल्यू हमें पता हो तो हम दूसरी की अपने आप निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x - 3y - 8। यदि हम इसको यहाँ लिखें बड़े बड़े शब्दों में तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 8। तो ये एक हमारा ऐसा समीकरण है जिसमें यूज हुआ है, जिसमें एक बार ये x आया है और एक बार ये y आया है। x और y एक चर राशियां हैं, इनके मान अलग अलग होते हैं। हर समीकरण में x का मान अलग होगा, y का मान अलग होगा। लेकिन यदि x और y एक साथ किसी समीकरण में आ रहे हैं तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि x और y में एक रिलेशन है। प्रत्येक x के लिए y का एक कुछ निश्चित मान होगा। तो जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम x के मान अपनी सुविधा अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कोई भी संख्या मान लेते हैं। अब जब हमें x का मान पता हो जाता है, मैंने मान लिया माना x 1 है, तो जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो फिर हमें x के संगत y का मान निश्चित तौर पर आ जाता है। यानी x के मान 1 होने पर y का मान एक निश्चित राशि आ जाएगी।
इसी तरीके से हम x मान 2 मान लेते हैं, 3 और 4 5 6 7 ऐसे मानते जाते हैं, तो हमें x और y दोनों के मान मिल जाते हैं। अब हम x और y के विभिन्न मानों को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमें अब जब उन बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। तो इतना तो आपको पता होगा कि हम किसी ग्राफ में किसी बिंदु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम किसी बिंदु पर पहुंच पाते हैं, जिसको हम ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। हमें किसी तरीके से, तो ये इसको बंद कर देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ठीक अक्षांश और देशांतर पर ही होता है। अक्षांश देशांतर सेम चीज़ है, यही चीज़ इसमें अक्षांश देशांतर नाम से होती है। इसमें हम जो है एक्स वाई के कोऑर्डिनेट बताते हैं। आपको पता है कि धरती पर किसी भी एग्जैक्ट बिंदु को हमें तक पहुंचने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक रेखा से भी नहीं काम चलना, अक्षांश भर से आज अक्षांश आपको पता, जिसे हम कितने अक्षांश देशांतर पर खड़े हैं, तो उससे एक से तो पता नहीं चलेगा। एक अक्षांश, यदि आपको अक्षांश पता है तो ये तो ज़रूर पता हो जाएगा कि धरती के किस स्टेज पर, किस जगह हम हैं, ये तो आपको पता लग जाएगा। धरती के मध्य में है, ऊपर हैं या नीचे हैं, कहाँ हैं, ये तो आपको पता लग, यदि आपको केवल देशांतर पता हो जाए तो देशांतर से आप ये तो पता कर सकते हो कि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की मिलाने वाली रेखा में कहीं स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं ये नहीं पता है। यदि आपको केवल इतना पता हो कि यदि देशांतर आपको पता हो, तो देशांतर के पता होने से आपको आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं जाना जा सकता है। ये पता लगेगा कि यदि आपको देशांतर आपने अपना बता रखा है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होगी आपकी अक्षांश रेखा, जो आपकी बात कर रहे हैं देशांतर रेखा की। तो ये देशांतर रेखा क्या होगी, ये तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से चलेगी, दक्षिणी ध्रुव तक आएगी, तो ये पूरी लंबाई धरती के ऊपर से नीचे तक इस लाइन पर आप कहीं भी हो सकते हैं। उत्तरी ध्रुव पर भी हो सकते हैं, दक्षिण ध्रुव पर भी हो सकते हैं, भूमध्य रेखा पर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। पर यदि आपने दोनों बता दिया, अक्षांश और देशांतर दोनों, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों आपने यदि बता दिया, तो अब फिर एक निश्चित बिंदु बनेगा कि आप इस इक्वेट इस बिंदु पर हैं। इसलिए ऊपर से आने वाली रेखा देशांतर और बगल से जाने वाली आपकी अक्षांश रेखा। तो जब आपकी अक्षांश देशांतर रेखा जहाँ मिलेगी, वही वो बिंदु है जहाँ आप खड़े हो। तो आपके मोबाइल में हर समय अक्षांश देशांतर मोबाइल सेंस करता रहता है। पुराने मोबाइलों में तो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता था, बंद कर दिया गया है, पर अपने मोबाइल से सॉफ्टवेयर के थ्रू समझ सकते हैं कि आप कितने अक्षांश देशांतर पर हैं। तो अक्षांश देशांतर जैसे ही ये समीकरण में x और y की बात होती है, x जो है तो अक्षांश रेखा होता है, y आपका देशांतर रेखा होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो x और y के लिए इस पर क्या होता है कि प्रत्येक x के लिए y का मान निश्चित होता है। तो हम इस तरह से x का मान कुछ भी मान लेते हैं, और y का मान जब हम x का मान हमें पता हो जाता है तो उसके संगत हमें y का मान भी निकाल आता है। तो पहली बात तो ये हुई, जो हमारे इस प्रश्न से ज़्यादा संबंधित नहीं है, इधर पुरानी छोटी मोटी बातें हैं। अब दूसरी बात क्या है, हमें जो है इसमें निकालना क्या है, जो हमारा पहला सवाल कहता है। तो हमारा ये सवाल कहता है कि हमारे पास जो है एक समीकरण है, हमारे पास एक समीकरण है ये 2x + 3y - 8। तो इस समीकरण को लेकर के हमें 3 समीकरण और बनाने हैं। इस समीकरण, ये समीकरण हमारा सवाल हो गया, और इस सवाल में कहता है कि हमें 3 समीकरण और बताओ। ऐसे समीकरण बताओ कि ये वाला समीकरण और आपका एक और समीकरण जो आप दोगे, एक और समीकरण, 1 2 और 3, है ना। ये कहता है एक समीकरण मैंने आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 समीकरण हमें बना के देना है। x +
वाई, फिर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ऋण। तो एक समीकरण इन्होंने दे रखा है, 3 समीकरण आपसे मांगते हैं। वो कहता है कि हमें एक ऐसे समीकरण दे दो कि जब इस समीकरण को इस समीकरण, दोनों समीकरण की हम का ग्राफ बनाएं। एक समीकरण से दो ग्राफ, जब हम किसी ग्राफ पेपर पर दो समीकरण से ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समीकरणों की अपनी अपनी लाइन होगी। तो कहता है ये वाला समीकरण तो हमारा निश्चित है, ऐसे जा रहा है, एक ऐसा समीकरण बनाओ जो इस लाइन को काटे, यानी ये वाला समीकरण। कहता है एक। दूसरा कहता है एक ऐसा समीकरण हमें दे दो कि जो हमारी ये वाली लाइन थी जो इस समीकरण से बनी है उसके समानांतर जाए। एक और समीकरण हमें दे दो कि वो उसके ठीक ऊपर से जाए। तो ये मामला आपको समझ में आना चाहिए। गणित में या किसी भी विषय में जब हम पहले किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं सवाल, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो सवाल पहले हम समझते हैं, सवाल एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास एक समीकरण है, ये समीकरण है। तो हमें कहता है कि हमें एक और समीकरण, एक दूसरा ऐसा समीकरण बनाओ, और ये एक समीकरण हो गया। और ये समीकरण कहता है कि इस समीकरण को जब हम लाइन खींचते हैं इस समीकरण की, तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये कह रहा हमने समीकरण खींच दिया, उसकी लाइन ऐसे जा रही है। अब कहता है कि हमें ये समीकरण था, इस समीकरण को हम x का मान कुछ भी मान लिए, उसके संगत हमें y के मान मिलने लगा। तो ये कहता है इस समीकरण को हमने क्या किया, हमने ग्राफ खींच दिया, तो ये इस तरह की लाइन जा रही है। अब ये लाइन हमारी परमानेंट लाइन है, ये हमारी परमानेंट लाइन है ये। अब आगे कहता है कि आप ठीक, तो ये समीकरण जो हमारा है, ये समीकरण, इस समीकरण को जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये लाइन चली गई, सीधी लाइन चली गई। अब कहता है मुझे एक समीकरण और दे दो, अपने मर्जी से बनाकर, किसी भी तरह का कोई भी समीकरण, कोई कंडीशन नहीं है कि समीकरण क्या हो, कैसा भी हो सकता है। कंडीशन केवल ये है कि वो समीकरण प्रतिच्छेद, वो जो दूसरा समीकरण आप हमें दोगे उसको इसी पे ग्राफ पेपर पर जब हम प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे, तो इस लाइन को काटे, कहीं भी काट सकता है, किसी भी एंगल में काट सकता है, किसी भी तरह से काट सकता, कोई कंडीशन नहीं है। तो वो कहता है कि ये लाइन हमारी हो गई है। अब हमें एक दूसरा समीकरण दे दो, हमें एक दूसरा समीकरण कहता है, ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया दूसरे, जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण की ये लाइन हमने खींच दी है। अब ये दूसरा समीकरण है जो आपको दिख नहीं रहा, ब्लैंक है, ये दूसरा समीकरण। लेकिन ये समीकरण को जब हम ग्राफ बनाएं तो जरूर इस लाइन को काटे, कहीं भी काटे, कहाँ से काटे उससे मतलब नहीं है। तो कहता है कि ऐसे भी हो सकता है, ये हमारी मुख्य वाली, ये वाला समीकरण का है, इस वाले समीकरण की लाइन ये यहाँ कट रही है, तो वो कहता है यहाँ ये इस तरह का एक समीकरण इसने मांगा है। हम आगे करके दिखाएंगे कि समीकरण के हजारों समीकरण ऐसे हो सकते हैं, कोई एक, इसका आंसर कोई एक नहीं होगा। वो कहता है कोई भी समीकरण ऐसा बना दो जो हमारी इस वाली लाइन को काटे, कहीं से भी काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, कैसे भी काटे, किसी भी तरह से काटे, कोई कंडीशन नहीं है। एक काम ये पहला करना है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि जो तो पहले तो ये ज़रूरत थी, हमारे पास एक पहले से समीकरण है, ये समीकरण है। ये कहते हैं एक समीकरण हमें दो ऐसा जिसको हम जब ग्राफ बनाएं, इस समीकरण की लाइन तो हमारी ये जा रही है। अब ये कहता है कि हमें दूसरा समीकरण दे दो, कोई भी दे दो, किसी भी तरह का दे दो। कंडीशन केवल ये है इस वाली लाइन को कहीं ना कहीं काटे, कहीं से भी खींच दो,
ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ये कट गया। तो ये समीकरण हमें देना है, कोई ऐसा समीकरण बना के देना है जिसको हम ग्राफ करें तो इस लाइन को कहीं ना कहीं काटे। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है कि अब हमें एक से काम नहीं चलेगा, हमें कहता है एक और समीकरण दे दो। ये इसका कहना है कि हमें एक समीकरण और देना है जो इस समीकरण को, हमारा जो पहला वाला समीकरण था यदि हम इसी को मान लें, हमारे जो हमें 3 समीकरण चाहिए, तो इसको और इसको जब हमने ग्राफ किया तो कहीं ना कहीं काटा, ये रेखा काट दी। अब कहता है दूसरा समीकरण हमें दे दो। इस समीकरण की लाइन तो हमारी ये है, परमानेंट ही है, इसमें तो बदलाव होना ही नहीं। पहले वाले समीकरण ने इस लाइन को काटा इस तरह से, ऐसे ऐसे। एक दूसरा दे दो जो क्या करे, समानांतर रेखा हो। तो कहता है अब दूसरा ऐसा समीकरण हमें बना के दे दो। समीकरण एक नहीं होगा, हजारों हो सकते हैं, कोई भी समीकरण ऐसा हो सकता है। वो कहता है हमें कोई एक, हजारों में से कोई एक निकाल के दे दो कि हमारी जो पहली वाली रेखा है, तो ये दूसरा वाला समीकरण हमारा जो है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये है समीकरण नंबर 3। तो कहता है पहले समीकरण ने तो काटा है, दूसरा एक ऐसा हमें समीकरण दे दो जो हमारे इस लाइन को क्या करे, समानांतर जाए, बिल्कुल बिल्कुल इस रेखा के ऐसे बराबर जाए। ये हमारा ये है और ये दूसरा समीकरण मैंने दे दिया जो इसके समानांतर जाए। वो कहता है एक मेहनत और कर लो, एक और समीकरण हमें दे दो जो क्या करे, तीसरा नंबर का समीकरण, जो हमारी ये वाले समीकरण का ये लाइन थी, ये वाली समीकरण की दूसरी लाइन है। इस वाले समीकरण को हमने अलग से यहाँ बना दिया है, यहाँ से अलग बना दिया, ये क्रॉस कर रहा है। तो हमारी बिजली बंद हो गई है, पर हमारी स्क्रीन तो झकास दिख रही है और हमारा चेहरा भी ठीक ठाक हो गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आगे जारी रखते हैं। बिजली बंद होने की वजह से थोड़ी सी व्यू में फ़र्क आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है तीसरा समीकरण हमें दे दो जो क्या करे, संपाती रेखा हो। संपाती रेखा का मतलब होता है कि जो हमारा ये मेन है, जो हमारा जो मुख्य लाइन थी जो इस समीकरण की है, उसके ठीक ऊपर से जाए, हमारे तो हम उसके ऊपर चला नहीं पा रहे हैं, ठीक ऊपर से जाए। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया है कि हमें इसमें करना क्या है। तो हम अभी कुछ कर नहीं पाए हैं, बार बार हम पीछे जाने की वजह से लाइट डार्क हो जाती है, जब हम पीछे चले जाते हैं तो हमें यहाँ खड़ा होना मजबूरी है, कुछ दब रहा है पीछे से मैं देख रहा हूँ, पर यदि दिखना है तो वीडियो कंटिन्यू करने के लिए अपनी मजबूरी है कि हमें यहाँ खड़ा होना होगा। कोशिश करते हैं कितना बना पाते हैं। तो कहता है एक ये समीकरण था मेरे पास, तो हमें ये हमारा मास्टर समीकरण हो गया। अब हमें एक समीकरण ऐसे दो जिसको जो समानांतर रेखा बनाए, एक ऐसा बना दो जो संपाती बनाए, एक ऐसा बना दो जो प्रतिच्छेद करता हो। तो हमें 3 समीकरण बनाने हैं। अब इस सवाल में जितने भी सवाल इस क्वेश्चन माने इस प्रश्नावली में या इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, सब के सब A1, B1, C1 पर आधारित हैं। कोई भी सवाल होगा हमें हल करना है तो अंत में हम वहीं पहुँचेंगे, कहाँ, A1, B1 पर, है ना। यानी A1, B1, C1 और A2, V2, C2, तो जितने पर सवाल हैं A1, B1, C1 और A2, B2, C2 पर ही आधारित हैं। और ये आपको पता है कि जो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर जाती हैं या फिर संपाती जाती हैं, यानी एक दूसरे को काटने वाली, समानांतर जाने वाली या ठीक एक दूसरे के ऊपर जाने वाली, ये तीनों रेखाएं जो होती हैं, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे समीकरण के अचर राशियां हैं, जैसे पहले समीकरण का ये 2 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, ये हमारा c ये है, तो दोनों समीकरणों के A1, A2 यानी x के गुणांक का अनुपात और B1, B2 यानी y पहले का y दूसरे का y का अनुपात, और तीसरा जो समीकरण है और दूसरा और जो हमारा C1 और C2 यानी जो अचर राशियाँ हैं तीसरी वाली, तो इनके अनुपात से हम ये समझ जाते हैं कि रेखा बिना हल किए हुए कि प्रतिच्छेद करेगा, समानांतर जाएगा या एक दूसरे के ऊपर जाएगा, यानी समपाती होगा। तो आपको पता है कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2
यदि होता है तो क्या होगा, उस दशा में समानांतर जाएगा, ये कंडीशन है। अब पहली कंडीशन जो प्रतिच्छेद वाली है, यदि a1 x का गुणांक a1 और दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2 a1/a2 बराबर न हो b1, यानी पहले समीकरण के y का गुणांक b1/b2, b2 क्या है, दूसरे समीकरण के y का गुणांक, तो b1/b2 और a1/a2 यदि आपस में बराबर नहीं है, निश्चित है वो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो हमारा जो पहला समीकरण होगा उसमें हम क्या करेंगे, x और y का गुणांक, इसमें x गुणांक 2 है, इसमें 3 है, तो हम x और y के गुणांक को बदल करके दूसरा समीकरण बना लेंगे। यानी एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें x का गुणांक 2 के अलावा कोई भी संख्या हो, यानी इसका हम कहें x + y - 8 तो भी चलेगा, 3x + 4y वो भी चलेगा। कंडीशन ये है कि केवल इस 2 को बदल के कोई दूसरी संख्या कर दो और इस y को बदल के कोई संख्या बनाकर दूसरा समीकरण बना लो, ये समीकरण निश्चित तौर पर प्रतिच्छेद ही करेगा। कंडीशन ये है कि a1 यानी माने इन दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए, तो बदल दीजिए। 2x 3y है तो आप बदल दो, अरे किसी एक को बदल दोगे तो भी चलेगा। इन 2x 3y में से किसी एक को बदल दो, यानी हम कह दें x + 3y तो भी चलेगा। तो कुल मिलाकर के हमें, अच्छा, और जो पहला कंडीशन है a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, तो a1 b1 में से किसी एक को बदल दो। तो अब ये जो रिलेशन है वो तो ये सेम वीडियो 2x + 3y को दोबारा लिख करके थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो बराबर नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि समानांतर हो। समानांतर होने में जब आवश्यक है कि C अलग अलग हो, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हों तो समानांतर जाएगा। अब यदि तीनों बराबर हों, a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2, तीनों बराबर हों तो पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से चूँकि बिजली बंद हो गई है और हमें पता नहीं कि हमारा कैमरा कैसा वीडियो कर रहा है, इसलिए हम केवल मौखिक आपको बात कर रहे हैं। और इसी वीडियो को हम, यदि हमारी लाइट वापस आती है तो हम फिर से विधिवत तरीके से सवाल को भी हल करेंगे। और इसके नीचे एक दूसरा सवाल जो दिख रहा है, समीकरण x - y + 1 और 3x + 2y - 12 का ग्राफ बनाना है। x एक्सिस और इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करके त्रिभुज को बनाना है। तो अगला जो समीकरण है वो कहता है कि हमने आपको 2 समीकरण दे रखा है, 2 समीकरण को हल करोगे तो 2 समीकरण में जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा उस बिंदु से लेकर के x एक्सिस पर 2 लाइनें खींचो और x एक्सिस को मिलाकर और पहले समीकरण और दूसरी समीकरण की लाइनों को मिलाकर एक त्रिभुज बना दो। त्रिभुज हमें बना के दिखाना है, ग्राफ भी बनाने के लिए बोला, छायांकित करना है और उन तीनों बिंदुओं को के कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है। तो जय श्री सीताराम। आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं कल। जय श्री राम। तो मित्रों, यदि वीडियो आपने देखा है यहाँ तक तो मुझे ये पता है कि ये वीडियो आपके काम का है नहीं, क्योंकि आप 10वीं के हो नहीं, ना ही आपको 10वीं का एग्ज़ाम देना है। लेकिन यदि आपने देखा, किसी भी कारण से देखा, तो उन बहुत ही सीमित लोगों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम के बच्चे, NCERT वाले बच्चों के लिए अब तक ये वीडियो पहुँचे, इसलिए हमारी मदद करें। आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल लाइक करना है। यदि आप लाइक कर लेते हैं या कुछ कमेंट में या नो या कुछ भी जो भी आपको कमी लगी हो आप लिख दें, या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है। आपके सब्सक्राइब करने से या नो करने से आपको कुछ दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन ये वीडियो यूट्यूब ये समझ जाएगा कि ये वीडियो काम का है और अच्छा वीडियो है, तो उसको सेलेक्ट कर लेगा और लोगों तक फैलाएगा, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, नहीं तो यहीं रोक देगा। यदि आप पहले हमारे दर्शक हो और ये वीडियो आपने पूरा देखा नहीं ठीक से, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो समझ लेगा इस वीडियो में कोई दम नहीं, बेकार का है और वो जो है कचड़े खाने में डाल देगा।
तो इस आशा और संभावना के साथ जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर विकास करने के लिए, लोगों को ज्ञान विज्ञान हमारी मेहनत लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो है तो हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे ये वीडियो संबंधित लोगों को, ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। जय श्री राम। हर हर महादेव।